आपका स्वागत है आज गुरुकुल प्रभात आश्रम में। जो हमारी वैदिक परंपरा थी जी, वो सब खो चुके हैं। आज के समय में गुरुकुल नहीं बचे हैं कहीं भी। हम जान सकते हैं कि इस वक्त बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। छात्र से ही छात्र की शिक्षा होती है जी जी, मगर कॉन्वेंट स्कूल में एक टीचर रखा जाता है, उसके माध्यम से शिक्षा होती है। अध्यापक पढ़ा। तो दोनों में आपके नजरिए से क्या अंतर है? जी, हमारा लक्ष्य है बच्चे को योग्य बनाना। बच्चा योग्य रहेगा, योग्यता रहेगी उसके अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है। कि गुरुकुल में जो बच्चा 8वीं का सब्जेक्ट पढ़ता है वो इंग्लिश स्कूल का 10वीं का होता है। आज बाहर से अध्यापक कोई नहीं आता है हमारे यहाँ, कोई भी नहीं है। कोई नहीं आता है। हर एक विषय, गणित है तो वो छात्र पढ़ाएगा, अंग्रेजी है तो छात्र पढ़ाएगा, भूगोल है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, वो भी छात्र ही पढ़ाएगा। इतने निपुण हैं हमारे छात्र। छात्र से छात्र की शिक्षा को जी जी, सर जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में, दुनिया भर में मैं बातचीत को, इस शिक्षा प्रणाली को पहुंचा पाऊंगा और तो मेरे लिए एक गौरव की बात होगी। क्या आपने भी यहीं से ही सीखा था तीरंदाजी? कुछ आप ऐसे गुरुकुल को भी जानते हैं जो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अन्य पदक हासिल करके आए हैं या अन्य स्पोर्ट्स में जीते हैं? आपकी नज़र में आज के समय में धनुर्विद्या की परिभाषा क्या है? यहाँ की जो परंपरा है वो कितने साल पुरानी है और जो गुरुजी हैं विवेकानंद जी, वह कितने साल से इस चीज़ के ऊपर बच्चों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे धनुर्धार में आगे बढ़ें या छात्र से छात्र की शिक्षा का आगे? वर्तमान समय में तीरंदाजी का विस्तार इतना हुआ है कि हम लोगों ने कोरिया, जो विश्व का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो देश है तीरंदाजी के स्तर में, हमने उसको परास्त किया है विश्व चक्र प्रतियोगिता में अभी हाल ही में ही। गुरुकुल से गुरुकुल कैसे और आगे बढ़े, कैसे जुड़े, संख्या कैसे वापस आए, देश में अशिक्षित लोग जो है वो गुरुकुल में शिक्षित हो और हमारे देश का धर्म और संस्कृति ज्ञान आगे बढ़े। जी, एकः द्वौ चत्वारः पूरयन्तु। एकः नेत्रनिरोध्य सरणिभूयो विशन्तु। सुषाविधाय शोचिषेग्रिमां तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठ्या स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसेन नमः। ॐ तस्मात्मा जातो वेदस्तेने रस्ववर्धस्व चेद्यावर्धय च इदमग्ने जातो वेदसेन नमः। नमस्ते नितिन जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। आपका स्वागत है आज गुरुकुल प्रभात आश्रम में, जहाँ पर आपको एक प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार
जो प्राचीन पद्धति, जो विद्यालय की, जो गुरुकुल की पद्धति है हमारी, जी आज कलयुग के समय में भी आपको एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में। आप आइए, जैसे किस तरीके से जो बड़े बच्चे हैं वो छोटों को पढ़ाते हैं, जो प्राचीन परंपरा को तो हमने सुना ही था शिवम जी, मगर आज हम अपने आंखों के सामने देख भी रहे हैं और इस अद्भुत दर्शन के लिए हम काफ़ी सालों से मेहनत भी कर रहे हैं और इस चरण पर आज हम पहुँचे, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे थे। जी और आज मुझे देख करके तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ और आज जिस स्कूल को मैं देख रहा हूँ, एक पेड़ के नीचे एक ऑर्गेनिक, मतलब हर चीज आज के समय में तो कल्पना करना असंभव है। आज के समय में वातावरण के नीचे, मतलब पेड़ों के नीचे भी पढ़ाई हो रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो हमारी वैदिक परंपरा थी जी, वो सब खो चुके हैं। आज के समय में गुरुकुल नहीं बचे हैं कहीं भी। जी आप गुरुकुल प्रभात आश्रम में आइए, जो आपको एक वैदिक प्राचीन परंपरा से, जबकि छात्र से छात्र किस तरीके से पढ़ाते थे, जो बड़े छात्र थे वो छोटों को पढ़ाते थे, कोई अध्यापक नहीं होता था अलग से। वैदिक परंपरा में भी यही होता था और आज के समय में भी आपको गुरुकुल प्रभात आश्रम में देखने को मिलेगा। जब इससे पहले हम 2 साल पहले आए थे तो जी। विकास जी से मुलाकात हुई थी। विकास जी ने हमको बताया कि हमारे यहाँ पे जो परंपरा है छात्र से छात्र की है, हाँ, छात्र कि 10वीं क्लास का कोई कक्षा का कोई बच्चा जो 8वीं को पढ़ाता है या 7वीं को पढ़ाता है, तो मुझे बताइए कि इसमें से वह कौन से बच्चे हैं जो छोटी क्लास को पढ़ाते हैं? देखो, मैं जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 1 कक्षा बड़ा है, 2 कक्षा बड़ा भी अध्यापक, वो भी वही अध्यापक बनेगा बच्चा, और 2 कक्षा बड़ा भी। जैसे अब आए आप यहाँ पे 7वीं कक्षा पढ़ रही है, ये 7वीं कक्षा के बच्चे हैं जी, ठीक है। पूर्व मध्यमा ये है 11वीं के बच्चे हैं, 11वीं का अध्यापक है ये जो पढ़ा रहा है, 11वीं का बच्चा है। और ये कौन सी क्लास है? ये 7वीं कक्षा है, 7वीं कक्षा है। ये 7वीं कक्षा के ब्रह्मचारी हैं, ये 11वीं कक्षा के ब्रह्मचारी हैं। हम इन्हें बोल सकते हैं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी है, जी उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष का जो विद्यार्थी है वो प्रथम या द्वितीय खंड को पढ़ा रहा है, 7वीं कक्षा को पढ़ा रहा है। और ऐसा ही विषय आपको पढ़ाएगा ये सुनिश्चित। आज के समय में कोई इतना अध्यापक भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता। तो इनका समय क्या रहता है, मतलब कब से कब कक्षा लगती है और कब से कक्षा खत्म होती है? ये सुबह 8:30 बजे से कक्षा लग जाती है, इनकी प्रारंभ हो जाती हैं और 11:30 बजे तक कक्षा चलती है। 3 घंटे, 3-3.5 घंटे सुबह की कक्षा चलती हैं जी। और फिर दोपहर बाद भोजन और विश्राम के बाद में फिर कक्षाएं चलती हैं। 5 घंटे जो है कक्षाएं चलती हैं निरंतर गुरुकुल में जी। और इन 5 घंटों में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किस किस मतलब क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, है ना? देखिए, हम जो है ये सुनिश्चित है, हमारा ये निश्चित एक पाठ्यक्रम है जो वैदिक परंपरा से, जो ऋषि महर्षि, जो पहले आपने सुना होगा कि रामायण के समय में राम जी पढ़ने के लिए गए थे जी, ठीक है, वही जो पद्धति है वो भी वही पद्धति यहीं पे है। जब हमारे यहाँ पे 6ठी कक्षा से बच्चे का प्रवेश होता है जी, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में हम उसको संस्कृत सिखाते हैं। जैसे ये 6ठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो 6ठी कक्षा में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 15 दिन में हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी संस्कृत बोलने लग जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे मैं और आप जी, हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ का जो वातावरण है गुरुकुल का, जी, वो पूज्य स्वामी जी ने ऐसा बनाया हुआ है कि हर ब्रह्मचारी संस्कृत में बात करता है आपस में, और जो आने वाले जैसे नए छात्रों का जिनका प्रवेश हुआ है वो भी 15 दिन के बाद में संस्कृत में ही आपस में बात करेंगे, ठीक है। तो शिवम जी हमें एक बात तो बताइए कि क्या अन्य और कोई गुरुकुल नहीं है जहाँ पे संस्कृति में भाषा में ही बात होती है? आज के समय में भी है, कर्नाटका में भी एक ऐसा गांव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरुकुल क्या नाम है? हाँ, वहाँ पे भी आपको एक गांव ऐसा मिल जाएगा जो संस्कृत में ही वो आपस में बात करते हैं, जो वार्तालाप, जो उनकी भाषा है वो संस्कृत ही है आज के समय में भी। और ऐसा नहीं है कि प्राय ऐसा संस्कृत भारती जैसी संस्था भी हैं जो सेवा कर रही हैं संस्कृत के लिए। अब जैसे जो हमारा यहाँ पे सबसे विशेषता क्या है, 7वीं कक्षा होती है, बच्चे को 1 साल हुआ आने से, जी, आकर 1 साल हुआ, 7वीं कक्षा में प्रवेश हुआ,
उसके बाद में जो है हम अष्टाध्यायी याद कराते हैं, व्याकरण में बच्चे का प्रवेश कराते हैं जी और विशेष बात यह है कि उसमें अष्टाध्यायी जो है पाणिनि एक महर्षि हुए हैं, उनकी अष्टाध्यायी है। जी जी 8 अध्याय है उसमें, जी लगभग 4000 सूत्र हैं जी और उनको बच्चे को कंठस्थ कराते हैं हम केवल 7वीं कक्षा में। 7वीं कक्षा में मान लीजिए आप 11 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा जो है वो 4000 सूत्र कंठस्थ करेगा और हमको सुनाएगा ठीक बिना देखे, और याद करते हैं केवल 3 महीने में, 4 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने में, इतना सा होता है बच्चों के पास में। और वो 3 महीने में, 4 महीने के बाद में अष्टाध्यायी कंठस्थ करके फिर पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी की एक प्रथमावृत्ति है, वो प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं व्याकरण से। मुख्य उद्देश्य हमारा गुरुकुल के बच्चों को व्याकरण पढ़ाना है, जो व्याकरण पढ़ते हैं वैदिक पद्धति से। तो हम जान सकते हैं कि इस वक्त बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और इनका मतलब क्या है? मतलब ये देखो अभी अत्र पश्यन्तु एकम पुस्तकम दर्श है, ये देखो अभी हितोपदेश, ये हितोपदेश एक पुस्तक है, हितोपदेश पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। ये संस्कृत के श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, उनका हिंदी अर्थ है। ये जैसे यहाँ पर लिख रहा है तत्र पूर्वश्चतुर्दम्भार्थमपि सेव्यते उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति, ठीक है। अब इसका अर्थ जो है, अर्थ जैसे ये देखो इन 8 में पहले चारों को यज्ञ पढ़ना, दान तप, चारों का यज्ञ दान तप, इन सब का जो महत्व है वो इसमें बता दिया गया है। सत्य, धैर्य, क्षमा, अलोभ, संतोष, ठीक है ना, धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, जैसे लीजिए जो धर्म के लक्षण है ना, धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण बताए गए हैं, महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा है। तो उसी का ये लघु भाग मान लीजिए। आप हमें शिवम जी एक बात बताइए कि छात्र से ही छात्र की शिक्षा होती है, जी जी, मगर कॉन्वेंट स्कूल में एक टीचर रखा जाता है, उसके माध्यम से शिक्षा होती है, अध्यापक पढ़ा। तो दोनों में आपके नजरिए से क्या अंतर है? देखिए जब हम बच्चे का प्रवेश जो है जैसे 7वीं कक्षा में है, 8वीं कक्षा में है जी, उससे जब हम 9वीं कक्षा में ले जाते हैं बच्चे को, तो उसे ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको जो है जो 7वीं का पाठ्यक्रम है, 8वीं से वो 9वीं में जाएगा, तो 9वीं का जो पाठ्यक्रम है वो हम हर एक बच्चा हमारा जो है वो ऐसा होगा कि यदि 8वीं की जो किताबें, जो विषय 8वीं का उसने पढ़ा है जी, उसे आप कभी भी पूछ सकते हैं। इतनी तैयारी हम बच्चे की करा देते हैं, मतलब वो पास करेगा अच्छे से, उसकी योग्य है। ये मान लो बाहर का जो विद्यालय है उसमें योग्यता नहीं पैदा करते बच्चों के अंदर, योग्य नहीं बनाते हैं जी। हमारा लक्ष्य है बच्चे को योग्य बनाना, बच्चा योग्य रहेगा, योग्यता रहेगी उसके अंदर, तो वो कुछ भी कर सकता है, अंक जो है प्रभावित नहीं करते। हमने ये भी सुना है कि जो अब मालूम नहीं कितना सही है कितना नहीं, हमें एक गुरुकुल के किसी साथी ने बताया हाँ जी, हाँ जी, कि गुरुकुल में जो बच्चा 8वीं का सब्जेक्ट पढ़ता है हाँ जी, वो इंग्लिश स्कूल का 10वीं का होता है। जी जी, या दो क्लास या 1 क्लास एडवांस पढ़ते हैं क्या यहाँ के बच्चे? हाँ। जैसे अब हमारे बच्चे जो हैं, जो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं हमारे जी, जो 10वीं कक्षा के हमारे ब्रह्मचारी हैं, उत्तर मध्यमा, संस्कृत में बोलता है उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष 10वीं को बोलता है जी, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष 12वीं को बोलता है जी, हमारे यहाँ 10वीं के जो बच्चे हैं जी, वो बाहर की जो शास्त्री की भी परीक्षा देगा। यदि मान लो जैसे शास्त्री का मतलब है बीए जी, यदि बीए फर्स्ट ईयर की यदि वो परीक्षा देगा, यदि शास्त्री प्रथम वर्ष की यदि परीक्षा देगा जी, तो उसको आराम से उत्तीर्ण कर लेगा। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बाहर की पद्धति से नहीं है, अपनी एक गुरुकुल के अनुरूप जो है गुरुकुल पद्धति है उसके अनुरूप है हमारे सब विषय जो पाठ्यक्रम है यहाँ पे लगाया हुआ है वो सब जो है। क्या वो अन्य बोर्ड के अनुसार 2 क्लास या 1 क्लास एडवांस है क्या गुरु जी शिक्षा? जी जी, जो अब जैसे हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, जो 8वीं के बच्चे वो प्रथमावृत्ति पढ़ रहे हैं जी, प्रथमावृत्ति बाहर एमए में, बीए में जो शास्त्री की परीक्षा है उसमें आती है, और हम बच्चों को यहाँ पे कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं? 8वीं कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्या यहाँ पे संस्कृत के अलावा और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक है, व्याकरण है, इंग्लिश है, हर एक विषय यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। गणित भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं,
सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाते हैं, भूगोल भी पढ़ाते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। अलग से कंप्यूटर है हमारे पास में। हर एक तरीके की सुविधा हम बच्चों को यहाँ पे भी देते हैं, जो वैदिक शिक्षा भी देते हैं और लौकिक शिक्षा भी देते हैं। आप ये कह सकते हैं दोनों शिक्षा हमारे पास में है। और इंग्लिश में कितने निपुण हैं यहाँ के लोग? इंग्लिश अच्छा जानते हैं बच्चे जो है विषय में। अनिवार्य रूप से हमने बाहर के जो विषय है उनमें लगाया हुआ है इंग्लिश भाषा को भी। अंग्रेजी भाषा जो है वो बाहर के विषय में अनिवार्य रूप से लगी हुई है। तो क्या उस इंग्लिश सब्जेक्ट को भी छात्र ही पढ़ाता है या कोई टीचर? छात्र ही पढ़ाता है। आज बाहर से अध्यापक कोई नहीं आता है हमारे यहाँ। कोई भी नहीं है। कोई नहीं आता है। हर एक विषय, गणित है तो वो छात्र पढ़ाएगा, अंग्रेजी है तो छात्र पढ़ाएगा, भूगोल है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, वो भी छात्र ही पढ़ाएगा। इतने निपुण हैं हमारे छात्र कि आपस में ही जो बड़ा बच्चा है 2 कक्षा बड़ा है या 3 कक्षा बड़ा, ये मान लो अब 2 कक्षा जो बड़ा हो गया हमारे यहाँ जी। जैसे जो बच्चा 8वीं कक्षा से 11वीं में चला गया, ठीक, 9वीं 10वीं में चला गया, तो 10वीं का बच्चा जो है वो 9वीं कक्षा को भी पढ़ा सकता है, 8वीं को भी, और 6ठी 7वीं को तो पढ़ा ही लेगा। तो मतलब उनको इतने 4 साल का सब याद रहता है? योग्यता पैदा करते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे कि वो याद कैसे रहता है इतना पुराना 4 साल का जी, वो इसीलिए याद रहता है। जैसे मान लो जो 11वीं का बच्चा है वो 8वीं कक्षा 7वीं कक्षा को पढ़ रहा है जी, ठीक है, तो इसकी आवृत्ति भी हो रही है और इनकी पढ़ानी भी हो रही है, दोनों कार्य हो रहे हैं ना जी। ये जो ब्रह्मचारी पढ़ा रहे हैं इनकी आवृत्ति हो रही है, फिर रिवीजन हो रहा है और इनका भी, और इनकी भी इनकी पढ़ाई हो रही है जी। तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण था जो ऋषि महर्षियों ने इस पद्धति को चलाया और आगे पहुंचे हम विश्व स्तर पर। तो इनका जो कंप्यूटर की क्लास है, ये इंग्लिश क्लास है, वो कब होती है? अभी ये संस्कृत पढ़ रहे हैं ना जी जी। अब तो इंग्लिश का पढ़ना हो तो वो कब पढ़ेंगे? ये दिन या कोई दोपहर बाद में, दोपहर में कक्षाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम कहाँ से ऐसा करते हैं? तो दोपहर बाद। और गुरुकुल का अध्ययन? गुरुकुल का अध्ययन जो वैदिक पद्धति है हमारी, वो दोपहर से काल करते हैं हम जी घंटे, और दोपहर बाद। तो अब जैसे ये देखो ब्रह्मचारी अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं जी, और अष्टाध्यायी के बाद में एक वर्णोच्चारण शिक्षा होती है, पाणिनीय प्रवेशिका होती है जी। मैं इस छात्र की शिक्षा को जी जी जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में, दुनिया भर में मैं बातचीत को, इस शिक्षा प्रणाली को पहुंचा पाऊंगा तो मेरे लिए एक गौरव की बात होगी। शिवम जी, आज हमें इतना ज्ञान देने के लिए, इतना समझाने के लिए विस्तार रूप से, हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा जी जी। और हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। द्वैवृत्तिर्मनस्विन मनस्विनः द्वैवृत्तिर्भवति, द्विप्रकारका वृत्तिर्भवति। तस्यस्तबकमर्थात् यः समूहः भवति, पुष्पाणां यः समूहः भवति, सर्पः आसीत्, अन्यत् बहु प्रसिद्धः अपि आसीत्, बहु बलवान् अपि आसीत्। तत्र पङ्क्तौ उपविष्टः, सम्यक्तया उपविशतं रुद्र निद्रा गच्छति। पुष्पाणां सह यथा अधुना वनम् अस्ति, वने पुष्पाधना जाता। अधुना अहं पृष्ठे तिष्ठन्ति, सम्यक् सर्वे पृष्ठे तिष्ठन्ति, सम्यक् भवतु पुस्तके दृष्ट्वा यदा पठिष्यामि तद् पुस्तके नमस्कार विकास जी, आपका गुरुकुल देख के आज हमें बहुत ही अच्छा लगा और चलिए आइए आपसे बात करते हैं। विकास जी, गुरुकुल में आप क्या पढ़ाते हैं या क्या सिखाते हैं? गुरुकुल में वैसे मैं तीरंदाजी सिखाता हूँ और जो तीरंदाजी सिखाने का जो माध्यम है वो जो प्राचीन सभ्यता से है, बच्चों का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उनकी सभी जो भी उनके लिए एक अच्छा तीरंदाज बनने के लिए उनको जो सिखाने की चीज़ें हैं वो सभी बच्चों को मैं सभी चीज़ें सिखाता हूँ, जिससे उनका पूर्ण तरीके से विकास हो और वो अच्छे तीरंदाज बन सकें। क्या आपने भी यहीं से ही सीखा था तीरंदाजी? हाँ, मैंने गुरुकुल से ही तीरंदाजी सीखा था और 1996 में मैं गुरुकुल में आया था और उसके बाद फिर यहीं पे अध्ययन किया और यहीं पे ही मैंने तीरंदाजी की। 1999 में मैंने तीरंदाजी की स्टार्टिंग की थी गुरुकुल में। उसमें ही जो है पहले से ही जिस हिसाब से मेरा भी चयन किसी प्रशिक्षक के द्वारा ही हुआ था। उस समय गुरुकुल में महेंद्र सिंह सरदार जी के नाम से प्रशिक्षक थे और उन्होंने मेरा चयन किया था। तो उन्होंने देखा कि भाई आपके अंदर कुछ अच्छी प्रतिभा है
उसके आधार पर फिर उन्होंने मेरा चयन किया। तो आज आप उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी पद पे है ना? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार की। हाँ जी। आपके यहाँ से कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है? हमारे गुरुकुल से जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कम से कम 30 से 35-40 बच्चे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, जिनमें एक सत्यदेव प्रसाद जी हैं जो ओलंपिक तक का उन्होंने सफ़र किया है। वेद कुमार जी हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई टीम का करवाया था। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था हिंदुस्तान की टीम को ओलंपिक के लिए। एथेंस ओलंपिक जो हुए थे उनके लिए क्वालिफाई कराया था। वर्ल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म किया था विश्व स्तर पे। और उसके बाद तो विश्वास है जो कि जो है लक्ष्मण अवार्डी भी हैं, कैलाश जी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और ये सभी व्यक्ति जितने मैं नाम ले रहा हूँ इनमें जो है ये सभी अच्छे पदों पे हैं, अलग अलग विभागों में हैं। कोई सीआरपीएफ में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई सेना में है। तो इस तरीके के अलग अलग सभी विभागों में भी कार्यरत हैं। कुछ आप ऐसे गुरुकुल को भी जानते हैं जो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अन्य पदक हासिल करके आए हैं या अन्य स्पोर्ट्स में जीते हैं, जो गुरुकुल के ही लोग हों? हाँ, गुरुकुल हमारे गुरुकुल से भिन्न एक पौंधा गुरुकुल है जिसमें शूटिंग की जो है शूटिंग का जो शूटिंग वहाँ से कोई जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था जो शूटिंग करता था और उसने एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किया था। आपकी नज़र में आज के समय में धनुर्विद्या की परिभाषा क्या है? देखो, धनुर्विद्या एक जो मेरा अनुभव कहता है कि सभी खेल जो होते हैं कि कोई कला है, कोई किसी प्रकार का कुछ जो है खेल के रूप में माना जाता है, पर एक तीरंदाजी ही एक ऐसा खेल है जिसके आगे धनुर्विद्या, विद्या शब्द जो लगता है, विद्या अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसकी व्याख्या हमें जो है धनुर्वेद एक अपने आप में वेद के रूप में सम्मिलित है। और पहले समय में, प्राचीन समय में एक जो धनुर्धर होता था वो अपने आप में एक विशेष योग्यता वाला योद्धा माना जाता था, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो है जानकारियाँ होती थी धनुर्विद्या के बारे में। और वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता था जो अच्छा धनुर्धर। हमने सुना है इसमें 14 प्रकार की कलाएं होती हैं, मतलब 14 प्रकार के तरीके से सिखाया जाता है और उसको चलाया जाता है धनुष को। हाँ जी, हाँ जी। तो पुराने समय में जैसे अंगूठे और उंगली का प्रयोग किया जाता था। फिर उस समय में जैसे हम सुनते हैं कि एकलव्य का जब अंगूठा कट गया था, उसने अपने गुरु को समर्पित कर दिया था, तो उसके बाद फिर 3 उंगली से धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू हुआ। तो अब आज के समय में, वर्तमान समय, आधुनिक समय में जो धनुर्विद्या होती है वो एकलव्य वाली तीरंदाजी होती है। वो 3 उंगली से ही आज के समय में अभ्यास होता है। पूरे विश्व में उसी एकलव्य वाली टेक्नोलॉजी के ही हिसाब से प्रतियोगिताएं होती हैं विश्व स्तर पे। और वैसे तो लड़ाइयों में भी जो है अंगूठी उंगली का इस्तेमाल होता है, पर वर्तमान समय में इसका उपयोग लड़ाई वगैरह में, जैसे हम लोग जंगल में जो आदमी शिकार करते हैं वे तो उनका उपयोग करते हैं, पर लड़ाई वगैरह में इनका उपयोग आज के समय में कम है। लेकिन पहले के समय में तो ये राजा को अपनी जनता को बचाने के लिए, अपनी राज्य को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था धनुष बाण से। बिल्कुल, उस समय तो जो और है या जानवरों का शिकार किया जाता था। जी जी जी, उस समय तो जो है इसका बहुत ही, ये समझ लीजिए जो तीरंदाज होता था, वेदों में भी कहा है कि हम लोग मंत्र भी बोलते हैं कि जो धनुर्धर होता है वो सारी सीमाओं को अपनी विद्या से या अपने पराक्रम से सारी दिशाओं को जीते, सुरक्षित रखे और अपने आप में जो है वही एक अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धर है जिसकी चारों दिशाओं में जो है विजय पताका हो। देश भर में गुरुकुल प्रभात आश्रम का ही नाम है कि धनुर्विद्या में प्रभात आश्रम जो है हमारे देश का सबसे माननीय केंद्र है जो सिखाता है। यहाँ की जो परंपरा है वो कितने साल पुरानी है, और जो गुरुजी हैं विवेकानंद जी, वह कितने साल से इस चीज़ के ऊपर बच्चों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे धनुर्धार में आगे बढ़ें या छात्र से छात्र की शिक्षा का आगे। देखो, ये तो जिस समय गुरुकुल की स्टार्टिंग जो है, संस्थान की जो स्टार्टिंग हुई थी, उस समय से ही ये परंपरा लगभग 50 साल हो चुका है। उस समय से ही ये परंपरा सतत चलती आ रही है कि जो इस समय वर्तमान समय भी स्थिर है। और जो धनुर्विद्या की परंपरा,
ये एक बहुत ही विस्तृत कहानी है अब जिस समय इसका आरंभ हुआ था, क्योंकि बार्सिलोना ओलंपिक में हिंदुस्तान से 84 के लगभग खिलाड़ी गए थे। तो स्वामी जी भी जो है कहीं गंगोत्री की यात्रा पे गए थे बाहर। तो उस समय हमारे अजय गुप्ता जी हैं, मेरठ के सुभाष गुप्ता जी, तो उनसे इस बारे में चर्चा हुई स्वामी जी से। अब भाई हमारे देश से इतने सारे खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने के लिए गए और एक भी पदक नहीं आया। तो फिर उन्होंने धनुर्विद्या के बारे में बातचीत की। अकबर जैसे गुरुकुल, पहले समय में गुरुकुल में तीरंदाजी होती थी, तो आज के समय में भी वो प्रक्रिया शुरू हो सकती हैं। तो उस विचार को लेकर के एक ओलंपिक में पदक आए या ओलंपिक में स्वर्ण पदक हम जीते, उन विचारों को रख कर के 1993 में 92-93 में तीरंदाजी गुरुकुल में शुरू हुई थी। और उसके बाद जब शुरू में तीरंदाजी शुरू हुई, उपकरण मिलना भी असंभव सा ही था। एक प्रकार से ये जो विदेशी उपकरण हैं, क्या ये हम- देश भर में इस विद्या को खत्म हो गया था या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये धनुर्विद्या चल रही थी? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धनुर्विद्या चल रही थी और हमारे देश में इस चीज़ का अभाव था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के उपकरण, जो आधुनिक उपकरण उस समय होते थे, एक तो बहुत महंगे होते थे और फिर उनकी जो है जानकारियाँ भी कम होती। धनुर्विद्या जानते तो थे, पर आधुनिक समय में किस प्रकार के उपकरण होते हैं या किस प्रकार से तीरंदाजी सीखी जाती है, इस चीज़ का बहुत बड़ा अभाव था। तो उस अभाव के कारण जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे जैसे उस चीज़ का विस्तार हुआ, उसमें गुरुकुल की भूमिका बहुत विस्तृत रही है। अभी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में तीरंदाजी का विस्तार किया और इससे प्रभावित होकर के और दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार से जो है तीरंदाजी का प्रसिद्धि हुई और बढ़ोतरी हुई इस क्षेत्र में। और विश्व स्तर पे भी जो है गुरुकुल के तीरंदाजों ने अच्छा खेल खेला, अच्छी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, तो उससे भी जो है ज़्यादा उसका विस्तार हुआ। वर्तमान समय में तीरंदाजी का विस्तार इतना हुआ है कि हम लोगों ने कोरिया, जो विश्व का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो देश है तीरंदाजी के स्तर में, हमने उसको परास्त किया है विश्व चैंप प्रतियोगिता में। अभी हाल ही में ही भारत की टीम ने दल ने जो है कोरिया के दल को हराया है। और ये अपने आप में, और दोनों ही कैटेगरी में, एक कंपाउंड होता है, एक वो और एक रिकर्व, दोनों ही कैटेगरी में। और हमारा जो पदक तालिका थी वो शीर्ष पे थी, जो 70 और 50 मीटर होता हाँ है जी, ना? 70 और 50 मीटर की जो दूरी होती है, उसमें हमारी जो पदक तालिका थी शीर्ष पे थी, दूसरे नंबर पे कोरिया था। तो ये जो तीरंदाजी का विस्तार हुआ, उसमें आज के समय बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज के समय में हमें उपलब्ध हुए हैं। जैसे पैरा में शीतल देवी है, एक जो है राकेश है, और उसी में ही इन्होंने क्या क्या जीता है? इन्होंने जो है विश्व प्रतियोगिता में ये चैंपियन बने हैं, स्वर्ण पदक जीता है। शीतल देवी ने एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता है और जो है और वर्तमान समय में जो है अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। अभी ओलंपिक के लिए भी वो कैंप में है। और आगे जो इसमें सामान्य जो होता है, इसमें अभी अतनु दास है, दीपिका कुमारी है और ये तरुणदीप राय है। इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी है कि वो आज की उम्र में 42-43 साल उसकी उम्र है और वो 23 साल से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ये सभी जितने खिलाड़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सभी अर्जुन अवार्डी हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं। और इन्हीं के अभी जो है एक इसमें नया प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ये जो है अतनु दास है और इसी के साथ में प्रवीण जाधव है। और अभी वर्तमान समय में जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, पेरिस ओलंपिक के लिए, इसका जो नाम है धीरज है। ये इधर आंध्र प्रदेश का खिलाड़ी है और बड़ा ही प्रतिभाशाली है और इसने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है अभी वर्तमान समय में। तो गुरुजी, इतना सब बताने के लिए हमारे शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे। वह बात यह है कि हम एक गुरुकुल का बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले साल भी हम आपसे आके मिले थे, बच्चों से हमने कुछ बातचीत भी करी थी। और कुछ गुरुकुल में बच्चों की आवश्यकता है और वहाँ बच्चे भर्ती नहीं हैं, तो कुछ गुरुकुल को कमरे से कमरा जोड़ना है या उनको कोई सोलर चाहिए, कुछ भी
किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो वो मदद वहाँ तक पहुँच पाए, जिसके लिए कोई बोर्ड नहीं है। और अगर कोई बोर्ड है तो उस चीज़ में सभी गुरुकुल को मदद नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि आज के समय में जो गुरुकुल है वो एक छत के नीचे नहीं है, ना ही वह सरकार के किसी बोर्ड में आते हैं। वह सभी के सभी गुरुकुल एक अपने यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, खुद से ही चला रहे हैं वो लोग, जैसे करके चला रहे हैं। और उनके जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब स्टेट बोर्ड से वो लोग करा देते हैं। बट समस्या ये आ जाती है कि क्या हमारे देश में गुरुकुल की जो संख्या थी वो आज वापस आ सकती है? हम तो वही देखते हैं, जो समस्या हम देख पा रहे हैं उसका समाधान भी हमने ढूंढ लिया है। तो उसका समाधान ये है कि एक बोर्ड बने, उस बोर्ड में हम अपने शो के माध्यम से लोगों को बताएं कि जिस भी गुरुकुल में हम गए हैं, जो भी हमने देखा है वह एकदम सत्य है, और गुरुकुल के माध्यम से और गुरुकुलों की मदद हो सके, ताकि गुरुकुल के बोर्ड के अंदर सभी बड़े लोग आ सके जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव है, और वो गुरुकुल के आकर के सामने मदद कर सके जिनको आवश्यकता है। तो हम अपने शो के माध्यम से मदद तो ला सकते हैं, लेकिन मदद को संभाल नहीं सकते। तो इसके लिए हम एक बोर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी और भी कुछ नौजवान पीढ़ी के साथ बातचीत चल रही है जो बोर्ड में आने को तैयार है। तो हमारा यही आपसे सवाल है कि आप इस बोर्ड में आने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार हैं? देखो, जो भी हम लोग सभी सामाजिक व्यक्ति हैं, हम समाज नहीं है, पर ना समाज से हम समाज में नहीं है, और जो है सभी से मिलकर एक समाज बनता है। और सामाजिक कार्यों के लिए सभी आदमी को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये एक सामाजिक कार्य है, और इसमें देश का उत्थान है। और देश की प्रगति के लिए या देश के उत्थान के लिए, देश के अच्छे के लिए जो भी हम कोई भी कार्य करेंगे, तो क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो स्वामी जी की, हमें स्वामी जी का जो आशीर्वाद प्राप्त है, स्वामी जी का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम लोग सिंचित हुए हैं, तो उसके लिए हमेशा हम सतत प्रयासरत रहेंगे। कोई भी हमारे सामने समस्या आएगी, उसका हम किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन लेकर के उसमें आगे बढ़ने गुरुकुल का प्रयास की रहेगा। जो समस्या है, गुरुकुल के लोगों के द्वारा ही अगर उसका समाधान हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो उनकी पीड़ा को समझते होंगे। क्योंकि कोई ना कोई, किसी न किसी गुरुकुल की कभी ना कभी तो कोई शुरुआत हुई होगी। तो वो स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हम गुरुकुल जो है उनकी संख्या कैसे बढ़े, उस पर काम कर रहे हैं। छात्र से छात्र की शिक्षा गुरुकुल में मिलती है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो इस बोर्ड के लिए आप हमें बताएं कि हम आपका इस बोर्ड में मतलब नाम लिख सकते हैं? नहीं, इसमें जब एक अच्छा कार्य है तो अच्छा कार्य में जुड़ने के लिए कोई समस्या नहीं है, हम उसमें जुड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कहता हूँ, यदि कोई भी कार्य होता है, यदि हम धरातल से जुड़ करके उस कार्य को करें, जी, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड बनेगा, एक ये तो नहीं है कि हम ऊंचे लेवल पे ही कार्य करें, जी, हमें धरातल से जुड़ करके काम करना जी, पड़ेगा। जैसे जी। हमारा एक गुरुकुल की शुरुआत हुई थी, जी, एक बिल्कुल जमीनी स्तर से स्टार्ट हुआ था, जी, और आज ये एक तपस्थली है। जी, हमारे स्वामी जी की इसमें ये तपस्या का जो आज ये फल फूल रही है, तपस्या जी, फूल रही है स्वामी जी जी, की। जी, नहीं तो जो है इतना जो है तप आदमी कहाँ के वर्तमान समय में करते हैं। जी, सब आदमी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जी, और स्वामी जी की जो एक निस्वार्थ जो तपस्या है, ये इस क्षेत्र का बहुत सौभाग्य है जी, कि आज हम इस तपस्थली में बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं। जी। यदि स्वामी जी का इतना बड़ा त्याग तपस्या ना होती तो हमें कहाँ तो अवसर मिलता है इन बातों को बात नहीं करने मिलता। का। ना आपके और पास कोई ये- ऐसा उदाहरण होता। और ये जो गुरुकुल के प्रचलन रूप में। है ये आगे भी तो रहना चाहिए ना, इस चीज़ को आगे भी रखना चाहिए। तो जैसे स्वामी हमारे पास से एक ज्ञान के जो विस्तृत हैं स्वामी जी हमारे पास, जी, ये हमारे लिए एक प्रकार से इस कार्य के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। जी, स्वामी जी भी इस कार्य के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते। कोई राष्ट्र के उत्थान के लिए हो जी, या हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए कोई भी बात होती है, तो जी। स्वामी जी भी उसमें कोई ना कोई हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जी, जब भी हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी, जी, या आपको आवश्यकता होगी या समाज को आवश्यकता होगी, जी, तो स्वामी जी भी इस कार्य में कभी भी जो है मुँह नहीं मोड़ेंगे, और उसमें आपका मार्गदर्शन, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जिससे हम आगे बढ़ सके, इस जी। कार्य को और आगे ले जा सके। जी। तो हम जल्दी इस बोर्ड का गठन करेंगे जी। और समय समय पर आपको फ़ोन करेंगे और आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे दिल्ली में। और इस गुरुकुल कैसे और आगे बढ़े, कैसे जुड़े, संख्या कैसे वापस आए, देश में अशिक्षित लोग जो है वो गुरुकुल में शिक्षित हो,
और हमारे देश का धर्म और संस्कृति ज्ञान आगे बढ़े। जी। तो गुरुजी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और आपने जो हमारा इतना बड़ा सहयोग दिया और आगे के लिए दे रहे हैं, हमारा भी मार्गदर्शन आप करेंगे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही हम इन समस्या का जो समाधान है वो उस पर काम करेंगे। गुरुकुल से गुरुकुल जुड़े, ये हमारा सपना है और इसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक जो चीज़ें समाज विस्मृत कर चुका था और उसमें जो है धीरे धीरे उसको विस्तार दिया जाएगा, तो ये अपने आप में एक देश की उपलब्धि होगी और उसमें देश का बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो है आने वाली जो जनरेशन है उनको एक जीने का एक ये रास्ते पे चलने का एक विस्तार मिलेगा। जैसे हमारे सामने एक अभी प्राण प्रतिष्ठान राम जी का जो है मंदिर बना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि राम एक अपने आप में एक धर्म है जी, उन्हें वो समाज के मार्गदर्शक हैं जी, तो उनसे हम अपने जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत कुछ वे विस्तृत है अपने आप में। राम अपने आप में एक जो है अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसकी व्याख्या अपने आप में बहुत विस्तृत है, एक समाज के लिए भी और एक देश के उत्थान के लिए भी। वैसे भी ये गुरुकुल है, वैसा ही गुरुकुल है। गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए और एक समाज के निर्माण के लिए अपने आप में एक जो है बड़ी हमें अपने आप में एक फिलोसफी आध्यात्मिक तरीके से कह सकते हैं। और जिस देश के पास आध्यात्मिक शक्ति अपने उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई शक्ति पावर होगी, वो अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ होगा जी, उसकी जो है विचार शक्ति बहुत श्रेष्ठ होगी, अपने आप में अलग होगा वो। और ये हमारा इस चीज़ से तो हमारा देश अपने आप में बहुत समृद्धशाली है, जिससे अब पूरा विश्व प्रभावित भी है जी, पहले से ही प्रभावित रहा है, पर जो है अब कुछ समय उन सब चीज़ों का विलोप हो गया था, अब दोबारा से उनमें उत्थान हो रहा है, बढ़ रहा है और आगे भी रहेगा, और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा क्योंकि जब इतने सालों से वो लुप्त नहीं हुई है, जी, किसी न किसी रूप में जीवित करने का वाला कोई भी न कोई तपस्वी व्यक्ति रहा है, तो ऐसा ही ईश्वरीय कृपा से हमेशा ऐसा उसका विस्तार होता ही रहेगा। जी। तो हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।